in parts of speech today have the rules of adverb. रूल्स ऑफ एडवर्ब उसी तरह से कॉमन एरर का पार्ट है जैसे और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू नो सम रूल्स, इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट वी शुड नो बिकॉज दे आर यूज्ड इन द क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनेशंस, different examinations, one day examinations, competitive examinations. So let's know them one by one to understand how to place an adverb. What are the rules? Let's see here in this session. Rule number 1, adverb should be placed in a sentence in such a way to make it quite clear which word or words they intended to qualify. किसी सेंटेंस में एडवर्ब को ऐसे लगाना चाहिए जिससे साफ पता चले कि किस वर्ड को ये मॉडिफाई करना चाहता है, किस वर्ड को क्वालिफाई करना चाहता है, और इस तरह से वो नेक्स्ट टू द वर्ड आना चाहिए या वर्ड्स आना चाहिए जिसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसी के ठीक बाद जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है, जनरल रूल ये है कि उस वर्ड के बाद आता है. आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को. ही हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द स्टेशन. He had almost reached the station when the train left. वो लगभग पहुंच चुका था स्टेशन जब ट्रेन गई, यानी कि ट्रेन जाने से बस थोड़ा सा ही बचा था कि वो पहुंच जाता, लगभग पहुंच चुका था. ऑलमोस्ट का मतलब है बहुत करीब करीब, लेकिन वो पहुंच नहीं सका. इसको मॉडिफाई कर रहा है रीच्ड को. रीच्ड को जो मॉडिफाई कर रहा है तो इसके बाद आना चाहिए. He had reached almost the station. Reached almost the station. तो reach को मॉडिफाई जब कर रहा है तो इसी के बाद आना चाहिए, तब ये जा करके सही होगा. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है He eagerly wishes. अब वो विश कैसा कर रहा है? ईगरली विश कर रहा है, बड़ी उत्सुकता के साथ. तो ये मैनर बता रहा है विश करने का, तो इसको भी इसके बाद आना चाहिए, तब जा करके ये सही ऑर्डर होगा, क्योंकि ये विश को मॉडिफाई कर रहा है. तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने की वजह से इसके बाद आएगा, तब जा करके ये सही होगा. अब देखते हैं रूल नंबर 2 में बता रहे हैं कि जब वर्ब इंट्रांजिटिव हो, यानी मीनिंग उसकी ट्रांसफ़र ना हो रही हो ऑब्जेक्ट तक, कोई उसका ऑब्जेक्ट ना हो उस तरह से, तो एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज, पूरा फ्रेज जो एडवर्ब का काम कर रहा है, इसको रखा जाता है वर्ब के बाद. एग्जाम्पल, ही ऑकवर्डली वॉक्ड. वो बड़ा बेढंगा तरीके से चला. ये सही नहीं है, इसको इसके बाद आना चाहिए. वॉक्ड के बाद ऑकवर्डली. अब ये ऑर्डर सही होगा. ही वॉक्ड ऑकवर्डली, यहाँ एडवर्ब है और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. शी पीसफुली डाइड. वो शांतपूर्ण ढंग से मरी. अब शांति से कौन मरता है? बहरहाल वो मरी शांति से, तो शांति से मरी, तो ये डाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद इसको आना चाहिए. पीसफुली को इस वर्ब के बाद आना चाहिए, तो ये ऑर्डर सही है. एक और सेंटेंस है इसी का. द लॉयन इमीडिएटली डिसअपीयर्ड. लॉयन डिसअपीयर्ड, शेर गायब हो गया, चला गया, लेकिन इमीडिएटली जो है वो उससे पहले लगा हुआ है, तो इसको मॉडिफाई कर रहा है डिसअपीयर को, तो इसके बाद आना चाहिए, तब ये जाके सही सेंटेंस बनेगा. अब नाउ लेट्स ऑब्जर्व रूल नंबर 3. जब वर्ब ट्रांजिटिव हो, यानी ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो लेगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही है. अब इस केस में देखना है आपको क्या करना है. एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड ईदर बिफोर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. वर्ब के या तो पहले रहेगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, दोनों के बीच में एडवर्ब नहीं रहेगा, ये ध्यान रहे. बट नॉट बिटवीन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, अनलेस द ऑब्जेक्ट. एक कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रेज हो या क्लॉज हो, यानी कई वर्ड से मिल करके ऑब्जेक्ट बना हो,
तभी उसके पहले एडवर्ब को रख सकते हैं, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में रख सकते हैं। अदरवाइज इसको वर्ब के पहले रहना है या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में रहना है, ये ध्यान रहे। एग्जाम्पल, ही ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हिज मीनिंग। हिज मीनिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये है वर्ब, तो इसके पहले ब्रीफली लगा दिया, ये सही है। और या तो फिर इस ब्रीफली को लास्ट में ले आएंगे, ही एक्सप्लेन्ड हिज मीनिंग ब्रीफली, तो ये भी सही है, ये भी सही है कि वर्ब से पहले आया है, ये ऑब्जेक्ट के बाद आया है, दैट इज करेक्ट। लेकिन इसको हम यूँ नहीं कर सकते हैं कि वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले, यानी कि दोनों के बीच में रखना, दैट विल बी इनकरेक्ट ऑर्डर। फिर आई हेट ग्रेटली माई फ्रेंड्स गोइंग टू द एल हाउस। अब यहाँ पर देखेंगे हेट के बाद ग्रेटली लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ मैं अपने दोस्त के एल हाउस जाने का। ये बार जैसे होता है उस तरह की उसको आप कह सकते हैं एल हाउस। तो उसके हम एल हाउस जाने के लिए बहुत हमें इससे घृणा होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक वर्ड से नहीं बना हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, माई फ्रेंड्स गोइंग टू द एल हाउस। तो इस वजह से इसके पहले इसको यूज़ किया गया है और वर्ब के बाद, यानी वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में लगा हुआ है, तो इसलिए ये करेक्ट होगा। यहाँ पे इसका करेक्ट होने का रीज़न ये है कि ये एक अकेला सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल वर्ड से बना हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज, दैट्स व्हाई वी कैन पुट adverb in between verb and the object. Next rule है adverb of time। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। adverb of time जो होते हैं, जैसे always, ever, never, often, seldom, frequently, sometimes, previously, during, इनको हम verb के पहले रखते हैं, जिसको modify कर रहे हैं उसके पहले ये आते हैं। adverb of time, इसको ध्यान रखना है। जैसे ही स्पीक्स, ऑलवेज नहीं बोलेंगे, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। अब आप देख रहे हैं कि ये वर्ब है, वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज आया है। नथिंग एवर हैपन्स बाई चांस। अब आप देख रहे हैं कि हैपन्स जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है एवर। कैसे ही घटता है ये, नथिंग एवर हैपन्स, घटित होता है हमेशा। नथिंग, कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा घटित नहीं होती है बाई चांस, अवसरवश। ही नेवर स्पोक बोस्टफुली अबाउट हिज ओन मेरिट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ब है, वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम नेवर यूज़ किया गया है। फिर एक और सेंटेंस है सेल्डम। सेल्डम भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेल्डम का मतलब शायद कभी कोई चीज़ हो जाती है, यदा कदा, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। सेल्डम स्लेप्ट साउंडली, वो कभी कभी गहरी नींद सोता है इन माई हाउस, मेरे घर में। तो यहाँ पे इस वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ किया गया है, यानी कि इसका ऑर्डर यही होगा कि वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए और वो मेन वर्ब का काम कर रहा हो, तो उस वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ टाइम को रखते हैं उस केस में जब हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, यानी कि उसमें कोई और मेन वर्ब नहीं है, वर्ब टू बी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पे वर्ब है, इस वर्ब के बाद ये एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है। तो इस केस को आप ध्यान रखेंगे, जब वर्ब इज एम आर या इस तरह का हेल्पिंग वर्ब जिसको हम यूज़ करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऐसे केस में वी पुट एडवर्ब आफ्टर द वर्ब। ही वॉज नेवर माई फ्रेंड, यहाँ पे देखें कोई मेन वर्ब नहीं है, बस वॉज अकेले ही वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह से यूज़ किया गया है, यानी मेन वर्ब और कोई नहीं है, वही अकेले मेन वर्ब है। हियर इज फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5। एडवर्ब एनफ जो होता है
उसको हमेशा उस वर्ड के बाद रखते हैं जिसको ये मॉडिफाई करता है। जैसे ही नोज वेल एनफ, ही नोज वेल एनफ। अब ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? वेल को। वो बहुत अच्छा जानता है व्हाट ही डज, जो कुछ वो करता है। तो यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है वेल को और इसलिए इसके बाद आ रहा है ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू पास द एग्जामिनेशन। तो समझ में आ गया होगा कि एनफ का यूज़ हम उस वर्ड के ठीक बात करते हैं जिस वर्ड के वो वर्ड के लिए आ रहा है। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब और उस एडजेक्टिव के बाद इसको यूज़ किया गया है। अगला रूल नंबर 6 है एज ए जनरल रूल। जनरल रूल के हिसाब से उस वर्ड के पहले आता है ओनली और इवन, जिसको ये मॉडिफाई करता है ठीक उसके पहले आता है। और जैसे यहाँ पे देखेंगे आई रोट ओनली 1 पेज, मैंने लिखा केवल 1 पेज। फिर आई लेंड हिम मनी ओनली व्हेन ही नीड्स इट, मैं उसको उधार तभी पैसा देता हूँ जब उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ओनली ठीक उस वर्ड के पहले आता है जिसको मॉडिफाई करता है। ही कैन नॉट रीड इवन, ही कैन नॉट रीड इवन करेक्ट अरेबिक, वो सही अरबी लिख भी नहीं सकता। करेक्ट अरबिक वो लिख ही नहीं सकता, लिख नहीं पाता है। नेक्स्ट रूल है एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में तब आता है, कंडीशन क्या है? जब ये क्वालिफाई करता है एक वर्ड को नहीं बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस को एज अ होल मॉडिफाई करता है। इस केस में शुरू में ही आप देखते होंगे बहुत सारे एडवर्ब्स लगे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, अनडाउटेडली, ऐसे करके वर्ड्स आ जाते हैं बहुत बार। देखते हैं सेंटेंस को। एट लेंथ ही वॉन द मैच, आखिरकार वो मैच जीत गया। फॉर्चुनेटली ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, किस्मत से वो कक्षा में प्रथम आ गया। तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए सेंटेंस के शुरू में ही इस तरह के एडवर्ब्स को रख दिया जाता है। Here is rule number 8. When a verb is covered with numerous adverbs, जब कई एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हों या फिर एडवर्बियल फ्रेज से वो मॉडिफाई किया जा रहा हो, तो ये अच्छा होगा कि इसका कुछ हिस्सा पहले रख दिया जाए और कुछ हिस्सा इसके बाद रख दिया जाए। इस सेंटेंस को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। अ रिवर, river with very high current flowing swiftly by great towns। अब यहाँ पे जो लगा हुआ है यही सही ऑर्डर है कि स्विफ्टली को पहले और विथ वेरी हाई करंट को पहले रख दिया गया है और उसको बाद में रख दिया गया है फ्लोइंग के। तो इसको दूसरी तरह से अगर हम बना के लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे अगर इस तरह से कह दिया जाए अ रिवर फ्लोइंग विथ अ वेरी हाई करंट स्विफ्टली। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पार्ट, पहला पार्ट और इधर दूसरा पार्ट, दोनों एक साथ में आ गए हैं जो सही नहीं है। अ रिवर फ्लोइंग विथ वेरी हाई करंट स्विफ्टली, तो ये इसको मॉडिफाई करने लगेगा, यानी कि ये सही नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए ये सही नहीं है ये ऑर्डर। तो एक पार्ट इसको पहले और एक पार्ट उसके बाद रखा हुआ है, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट, द एडवर्ब एनफ, नॉट, हाउ एंड मोर, इनको हम निकाल नहीं सकते हैं जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंसेस को जो लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। जैसे आई नो टू रीड हिंदी, आई नो टू रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ना जानता हूँ। अब इस पढ़ने जानने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई पढ़ रहा है तो हम जान लेंगे कि देखो हिंदी पढ़ रहा है, फारसी नहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा। आई नो हाउ टू रीड हिंदी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जानता हूँ कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, मैं पढ़ करके इसको बता सकता हूँ। तो ये पढ़ना हो गया। जब हाउ लगाते हैं तो हाउ को ओमिट नहीं कर सकते। इसी तरह से और भी एनफ को नहीं हटा सकते हैं। नॉट जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ से नहीं हटा सकते हैं। मोर जहाँ चाहिए वहाँ लगाना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट टू पास दिस। अब आप देखेंगे ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट टू पास दिस एग्जामिनेशन। अब अगर यहाँ पे एनफ की ज़रूरत है और उसको ना लगाया जाए तो वो एकदम से गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट एनफ,
वो इतना बुद्धिमान नहीं है कि परीक्षा पास कर ले। अब एनफ लगाने से ये सही हो गया। आई केयर अ डॉग फॉर अ कैट। अब यहां पे आई केयर नॉट अ डॉग फॉर अ कैट। केयर के बाद अगर नॉट लग जाएगा तभी ये ऑर्डर, ये सेंटेंस सही होगा। आई केयर नॉट अ डॉग फॉर अ कैट, यानी बिल्ली को हम ज़्यादा पसंद करते हैं कुत्ते से। कुत्ते, बिल्ली की जगह पे हम कुत्ते की केयर नहीं करते हैं। फिर ही नोज टू स्विम। अब यहाँ पे नोज टू स्विम सही नहीं है, तो देख के बता देगा देखो वो तैर रहा है, या कोई जानता है, नहीं जानता है। जानने का मतलब, तैरना जानने का मतलब दो तरह से होता है। देख करके बता देगा कि देखो वो तैर रहा है कि गाड़ी चला रहा है कि पैदल चल रहा है, तो वो एक्शन को जानना हो गया बिना हाउ के। लेकिन हाउ टू स्विम जब लगा देंगे तो इसका मतलब है कि किस तरह तैरा जाता है ये उसे पता है। ही नोज हाउ टू स्विम, तो इसलिए यहाँ पे हाउ लगाना मस्ट है, अदरवाइज सेंटेंस का सेंस भी बदल जाएगा और वो सही नहीं होगा। ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। अब इधर तो कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन इधर नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे मोर की रिक्वायरमेंट है लेकिन इसको हटा दिया गया है, जो सेंटेंस को गलत कर रहा है। ही इज वेटिंग फॉर अ बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट वन। हियर इज रूल नंबर 10। Adjective shouldn't be used in place of adverbs. एडवर्ब की जगह पे एडजेक्टिव को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सभी को मॉडिफाई करते हैं। तो देखेंगे ही रिटर्न क्विकर। अब क्विकर जो है ये एडजेक्टिव है तो ये नहीं लग सकता है। ही रिटर्न क्विकर, ये मॉडिफाई कर रहा है रिटर्न को, तो ये एडजेक्टिव वर्ब को कैसे मॉडिफाई कर सकता है, इसलिए इसको होना चाहिए ही रिटर्न more quickly। than I expected। लिखा हुआ है he worked nobler। ये नोबलर कैसे हो सकता है, ये एडजेक्टिव इस वर्ब को मॉडिफाई कैसे कर सकता है, तो ये सही नहीं होगा, इसको होना चाहिए more nobly। तो एडजेक्टिव और वर्ब जहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, जहाँ पे वो सही पढ़ते हैं वहीं पे यूज़ होना चाहिए, ना कि मनमाने तरीके से। ओके, हियर इज रूल नंबर 11। एडवर्ब शुडंट बी मेड टू क्वालिफाई अ नाउन। नाउन को एडवर्ब मॉडिफाई नहीं कर सकता है। नाउन को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करेगा? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव होते हैं और एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को। यानी भैंस का लेरुआ गाय के नीचे कैसे लगा सकते हैं? दैट विल बी वेरी ऑड, ये एकदम गलत हो जाएगा। ऐसे केस में आप देखेंगे सेंटेंस को ही एक्सप्रेस्ड एंड एक्सप्रेस्ड सपोज्ड एंड सेल्डम एंगर। अब देखें सेल्डम क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेल्डम इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को हम अगर लगाएं इसके लिए, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, दैट इज नॉट करेक्ट। यहाँ होना क्या चाहिए? अनयूजुअल, जो अनकॉमन है, अनयूजुअल है, उस तरह का गुस्सा जो आमतौर से नहीं आता। तो यहाँ पे सेल्डम एंगर नहीं हो सकता है, इसको सही करेंगे। फिर क्वाइट अ क्राउड ऑफ चिल्ड्रन। अब इसको देखेंगे, क्वाइट क्या है? ये एडवर्ब है। क्वाइट अ क्राउड ऑफ चिल्ड्रन हैड गैदर्ड हियर, यहाँ इकट्ठा हो गई, बड़ी भीड़ बच्चों की यहाँ इकट्ठा हो गई। तो यहाँ पे अ लार्ज नंबर होना चाहिए, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये होना चाहिए। हैड गैदर्ड हियर, तब ये जाके सही होगा। राइट द समरी ऑफ द अबव पैराग्राफ। अबव क्या है? दैट इज एडवर्ब। अब पैराग्राफ नाउन है, तो ये नाउन को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है?
नहीं कर सकता है। तो अब है कि अबव के बाद आना चाहिए कोई एडजेक्टिव आना चाहिए इस नाउन के पहले। अबव रिटन पैराग्राफ, अबव मेंशन्ड पैराग्राफ, जब इस तरह से करेंगे तब जा कर के ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अबव मेंशन्ड पैराग्राफ। ओके, रादर जो होता है ये कंपैरेटिव एडवर्ब इसलिए यूज़ किया जाता है कि उस सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फसाइज किया जा सके, जोर दिया जा सके, इसकी वजह से रादर को यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं। वी शुड थिंक ऑफ लिविंग रादर ऑफ डाइंग। एम्फसाइज क्या किया जा रहा है? हमें सोचना चाहिए जीने के लिए बजाय इसके कि मरने के। मरने से ज़्यादा हमें सोचना चाहिए जीने के वास्ते। तो यहाँ पे ये रादर को यूज़ किया गया है, रादर ऑफ डाइंग। मरने से ज़्यादा क्या सोचना चाहिए? जीने के लिए। इन एन इन्यूमरेशन, जब गिनती गिनाई जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत बार होता है कोई कुछ बताना चाहता है तो बताता है पहले तो ये कि ऐसा हुआ, फिर दूसरा ये कि इस तरह से हुआ। आमतौर से लोगों को देखा गया है फर्स्टली यूज़ करते हैं। फर्स्टली एक्चुअल में वो एल वाई लगा के एडवर्ब बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। यानी जो चीज़ पहले से है उसको फिर क्या बनाओगे? जो इंसान पहले बना हुआ है उसको किस तरह के दोहरा इंसान बनाओगे क्या? तो इस तरह से इसको एल वाई लगा करके ज़बरदस्ती एल वाई ठोक दिया जाता है इसके साथ में। दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो सेकेंडली, थर्डली ये तो सही है, लेकिन फर्स्टली सही नहीं है, जो आमतौर से ऐसा किया जाता है, बहुत कॉमन है ये। फर्स्टली यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड सेकेंडली ऑनेस्ट। पहले तो आपको कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए, दूसरा ईमानदार होना चाहिए। फर्स्ट, पहला तो यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड सेकेंडली ऑनेस्ट, देन इट इज़ करेक्ट सेंटेंस। अब दो निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दे। टू निगेटिव कैंसिल ईच अदर, इसलिए a negative adverb shouldn't be used with words already containing the sense of negation। अगर कोई पहले से ही सेंस ऑफ निगेशन रखता है, उसमें निगेटिव वर्ड पहले से ही आ चुका है, तो उसके अलावा फिर निगेटिव ले आने की क्या ज़रूरत है? जैसे he couldn't find you nowhere। अब nowhere का क्या काम है? वो आपको नहीं पा सका, कहीं नहीं पा सका, ये होना चाहिए। वो आपको नहीं पा सका कहीं नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसको कट करके आप बोलेंगे एनीवेयर, या तो इसको करेंगे ही कुड फाइंड यू है नोवेयर, तब जाकर के ये सही होगा। यानी कि या तो इधर से कैंसिल करेंगे और या तो इधर से कैंसिल करेंगे, एक ही होना चाहिए। या तो नॉट होगा, इसको एनीवेयर कर दें तो सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है नो वन हार्डली कम्स टू दिस शॉप। अब आप देखेंगे नो वन हार्डली कम्स टू दिस शॉप। अब नो वन भी नेगेटिव है और हार्डली का मतलब है बड़ी मुश्किल से कोई नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से कोई नहीं आता है। अरे बड़ी मुश्किल से कोई आता है, ये होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे क्या? हार्डली एनी वन कम्स। इसको लिखेंगे हार्डली एनी वन कम्स टू दिस शॉप। इस दुकान पे मुश्किल से कोई आता है, देन इट इज करेक्ट वन। कभी कभी एवर को मिसयूज़ किया जाता है नेवर की तरह, यानी नेवर मान करके एवर को यूज़ कर दिया जाता है। और तो हमें क्या करना चाहिए? सेल्डम या नेवर और सेल्डम इफ़ एवर को हमें यूज़ करना चाहिए। यानी कभी कभी या तो कभी नहीं, या फिर कभी या शायद कभी, हमेशा। ओके, we seldom or ever see forsaken who trust in God। we seldom or ever, हम कभी कभी या हमेशा देखते हैं कि लोग डगमगा जाते हैं ईश्वर में जो भरोसा करते हैं।
तो इसको होना क्या चाहिए, इसको होना चाहिए नेवर, या तो सेल्डम यानी कि ना के बराबर ऐसा होता है, या तो कभी होता ही नहीं है कि जो ईश्वर में भरोसा करे वो डगमगाए या वेव कर जाए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एल्स जब यूज़ किया जाए तो उसके साथ में बट का यूज़ होना चाहिए, देन का यूज़ नहीं होना चाहिए। बट यूज़ करेंगे तब सही होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको देखेंगे। इट इज़ नथिंग एल्स देन एरोगेंस, ये कुछ भी नहीं है सिवाय घमंड के, तो इसको होना चाहिए इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ नथिंग एल्स, ये कुछ भी नहीं है, बट क्या है ये घमंड है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय घमंड के। योर नेक्स्ट सेंटेंस, कॉल मी एनीथिंग एल्स देन अ फूल, तो देन यहाँ पे सही नहीं है। कॉल मी एनीथिंग एल्स बट फूल, ये सही हो गया। हियर इज रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 में देखेंगे, यूज ऑफ नेवर, द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट, क्योंकि नेवर का मतलब होता है नॉट एवर, कभी नहीं, तो इसलिए ये नॉट की जगह पे नेवर का हम यूज नहीं कर सकते। आई नेवर रिमेंबर हैविंग मेट हिम, आई नेवर रिमेंबर, मुझे कभी याद नहीं आता हैविंग मेट हर कि मैं उससे मिला हूँ, तो ये एकदम गलत है। होना क्या चाहिए, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता। कभी याद नहीं आते का मतलब ही नहीं है मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी मिला हूँ, तो कभी तो यहाँ आएगा, एवर यहाँ होना चाहिए। अब नॉट एवर को मिला करके नेवर कर देंगे, दैट इज़ इनकरेक्ट, तो नॉट अलग रहेगा, एवर अलग आएगा। कि कभी मैं मिला हूँ ये चीज़ मुझे याद नहीं है, मुझे कभी याद नहीं है कि मैं उससे मिला हूँ, ये एकदम गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विजिटेड हिम द अदर डे बट ही नेवर रेफर्ड टू दिस पॉइंट, ही नेवर रेफर्ड। अब यहाँ इसको ध्यान देंगे, वी विजिटेड हिम द अदर डे, हम उससे मिले दूसरे दिन, लेकिन उसने कभी रेफर नहीं किया, कभी रेफर नहीं किया, जब मिले तो कभी नहीं कहाँ से आ गया, इस पॉइंट को कभी उसने रेफर ही नहीं किया, तो होना क्या चाहिए, वी विजिटेड हिम द अदर डे, हम अगले दिन दूसरे दिन उससे मिले, लेकिन उसने रेफर नहीं किया इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट की तरफ उसने इशारा नहीं किया, इस तरह से होना चाहिए। ये सो होता है एक एडवर्ब ऑफ डिग्री, और बिना कॉरिलेटिव के इसको हम यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे सो यूज़ किया, देखिए ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे द डेट, इतना गरीब है कि वो कर्ज नहीं चुका सकता, तो सो के साथ में कॉरिलेटिव आया हुआ है दैट, तब ये सही है, ये सेंटेंस सही है। ही इज सो पुअर अगर कह दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉरिलेटिव है नहीं, तो इसको लिखेंगे ही इज वेरी पुअर। बहुत बार लोग इसको बोल देते हैं, बोलने में कॉलोकियल लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते टाइम ही इज सो पुअर, तो सो पुअर का यहाँ कोई काम नहीं, कोरिलेटिव आएगा ही इज सो पुअर दैट। अब इसके बाद अगर कोई बात है तब तो सो के साथ दैट का यूज़ करके यानी कोरिलेटिव का यूज़ करके हम आगे बात को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे सो पुअर का कोई काम नहीं, यहाँ पे वेरी लग जाएगा, वो ज़्यादा सही है। हियर इज रूल नंबर 19, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एडवर्ब। देखें, वेरी जो एडवर्ब होता है ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ये पॉजिटिव डिग्री में मॉडिफाई करता है और मच कंपैरेटिव डिग्री में, तो चाहे वो एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, दोनों को पॉजिटिव डिग्री में। आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ही वॉज राइटिंग मच स्लोली, गलत हो जाएगा, ही वॉज राइटिंग वेरी स्लोली। लेकिन यहाँ पे देखें, ही इज़ वेरी स्लोअर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मच स्लोअर होना चाहिए। ही इज मच स्लोअर देन जॉन, वो जॉन से ज़्यादा सुस्त है, तो वेरी लगाने पे वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा यही
वेरी का रूल और भी है, वेरी और मच का। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को ये मॉडिफाई करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए अगर वेरी की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की इंटेंसिटी दिखाना है, अधिकता दिखाना है, तो उसके लिए वेरी लगेगा। लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल में हम मच का यूज़ करते हैं। मच का यूज़ पास्ट पार्टिसिपल में। एग्जाम्पल देखेंगे, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, तो मच इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, ये सही होगा। फिर यहाँ पे देखें डिलाइटेड, ही वॉज मच डिलाइटेड, ही वॉज वेरी डिलाइटेड, गलत होगा, ही वॉज मच डिलाइटेड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन को हम वो भी देख लेते हैं। हाउ एवर वी कैन से आई एम वेरी प्लीज्ड। अगर प्लीज्ड वर्ड आ जाता है तो इस वर्ड के साथ में, प्लीज्ड के साथ में वेरी को यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये प्लीज्ड भी तो पास्ट पार्टिसिपल है, जैसे डिलाइटेड है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। इस केस में आप वेरी के साथ में प्लीज लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, टायर्ड, टायर्ड के साथ में भी आमतौर से यूज़ किया जाता है वेरी। मच टायर्ड नहीं, ही वॉज वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे भी ये सही है। वेरी के लिए एक और रूल देखेंगे कि जब एक्चुअल के सेंस में या रियल के सेंस में यूज़ किया जाता है कि सेंटेंस में थोड़ा सा जोर दिया जाए एडजेक्टिव पर, जब वो सुपरलेटिव डिग्री में हो। सुपरलेटिव डिग्री में है तो थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और मच इंटेंसीफाई करता है एडजेक्टिव को। तो एम्फेटिक बना देना या इंटेंसीफाई करना, दोनों के लिए तो एम्फेटिक बनाने के वेरी और ज़्यादा इंटेंस बनाने के मच को यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देख करके आप समझेंगे। ही इज़ द वेरी बेस्ट बॉय अमंग द कैंडिडेट, ही इज़ द वेरी बेस्ट बॉय। अब वेरी बेस्ट जो है, यही सबसे अच्छा वाला लड़का है। दिस इज़ द वेरी बेस्ट बॉय अमंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स जो हैं उनमें यही वाला, अब यही वाला जो है ये एम्फसाइज कर रहा है। एम्फसाइज करने के लिए वेरी बेस्ट के पहले वेरी को लगाया गया है। वैसे इस तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, इन जनरल ऐसे वेरी को हम नहीं यूज़ करते हैं बिल्कुल। फिर आप देखेंगे, ही इज़ मच द बेस्ट कैंडिडेट, ही इज़ मच द बेस्ट कैंडिडेट, ये बढ़िया कैंडिडेट, बहुत बढ़िया कैंडिडेट, मच द बेस्ट कैंडिडेट। अब इसको ये इंटेंसीफाई करता है, उसके बेस्ट होने को इंटेंसीफाई करता है, बहुत ही बेहतरीन लड़का है या कैंडिडेट है। ओके, वेरी को अक्सर यूज़ किया जाता है एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे द पेन इज़ वेरी मच बेटर। अब एडवर्ब को जब ये मॉडिफाई करता है तो आप देखें ये भी इंटेंसिफाई, बहुत ज़्यादा अधिकता बता रहा है। दिस पेन इज़ वेरी मच बेटर दैन द अदर पेन, दूसरे पेन से ये बहुत ज़्यादा अच्छी पेन है। तो मच बेटर के पहले वेरी लग गया है, तो ये मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को। एडवर्ब मच जो है बेटर एडजेक्टिव है। ओके, हियर इज रूल नंबर 20। Here is rule number 20. When we are going to answer a question और वो yes से शुरू होता है, तो जो verb आना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? अफर्मेटिव में। कोई सवाल पूछता है और वो हेल्पिंग वर्ब से बना होता है तो उसका आंसर yes या no में ही देना पड़ता है। अगर yes में आंसर दे दिया तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर no है तो no कैसे होना चाहिए? निगेटिव में उसका सेंटेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल, इज ही ए टीचर? क्या वो टीचर है? यस। अगर यस कह दिया तो अब ये अफर्मेटिव होगा, यानी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन दूसरे में देख, इज ही ए टीचर? नो, ही इज नॉट अ टीचर, तो अब ये निगेटिव, ही इज नॉट अ टीचर, तो ये निगेटिव में होगा। नो से आंसर है तो निगेटिव सेंटेंस आएगा, यस से आंसर है तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव आएगा। रूल नंबर, लास्ट रूल, दिस इज रूल नंबर 21। एडवर्ब टू एंड वेरी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
टू जो होता है वो बियॉन्ड द लिमिट बताता है, और वेरी किसी चीज़ को दूसरे से कहीं मतलब कि एक हद तक वो ज़्यादा हो किसी चीज़ में, उसके लिए वेरी को यूज़ किया जाता है। टू क्या बताता है? एक्सेस बता देता है, और मोर देन एनफ इसका मतलब होता है बियॉन्ड व्हाट इज़ प्रॉपर एंड रीजनेबल टू एक्सपेक्ट। और लेकिन वेरी का मतलब यानी टू लग जाए तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वेरी लग जाए तो वेरी का मतलब होता है सच में, ट्रूली, वास्तव में, या फिर काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, यू आर टू काइंड टू लैंड इट टू मी, तुम बहुत अधिक दयालु हो मुझे इसे उधार देने के लिए। अब आप ये सोचें, इसका मतलब ये हुआ यू आर सो काइंड दैट यू कैन नॉट लेंड इट टू मी, ये निगेटिव हो गया, इसको होना चाहिए यू आर वेरी काइंड, तुम इतना अधिक दयावान हो कि तुम मुझे इसे उधार दे सकते हो। तो इस केस में ये सही होगा, और अगर टू लगा दिया तो इसका मतलब है कि सो काइंड दैट यू कैन नॉट, तो ये तो एकदम मीनिंग ही बदल गई, गलत हो गया, यू कैन नॉट लेंड इट टू मी। So that is absolutely wrong, erroneous. So this session is over about adverb, and I have covered most of the rules of adverb, and you will be able to spot errors, common errors in the use of adverbs in your competitive examination, and keep it revising and work hard on the exercises, and you will enjoy doing the exercises using adverbial mistakes or errors. Thank you for watching, and share the videos to the students who require such type of lessons to clear their examinations, crack one-day examinations.